Hello students, today we will discuss cooperative organization. First of all, in private sector enterprises में there are 5 form of business. Every student know that there are 5 form of business and we have already discussed in our previous video sole proprietorship, joint Hindu family business and partnership. यानी 3 form of business we have already discussed. But today we discuss 4th form of business, cooperative organization. तो फर्स्ट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कहता कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने ये सेपरेट लिखा है, हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए. जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एप्लीकेबल होता है. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय इट्स मेंबर्स फॉर द म्यूचुअल हेल्प ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इसके मेंबर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है फॉर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर. एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं. ठीक है, मैं एक बार दोबारा इसकी डेफिनेशन रिवाइज करती हूँ, फिर उसका मीनिंग आप लोगों को बताती हूँ कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन विच इज क्रिएटेड बाय इट्स मेंबर्स फॉर म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर इज कॉल्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स का होना मैंडेटरी है. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप्स की होती है, जिसमें एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है जो लोगों को एडवांस की फैसिलिटी देती है. बेटा उसकी तो मैक्सिमम लिमिट है 100 होनी चाहिए. बाकी जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. जब 10 या 10 से ज्यादा मेंबर्स गेट टुगेदर होकर एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, उनका मेन मोटिव अपने मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प करना होता है, एक दूसरे की हेल्प करना होता है. सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव होता है अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना. समझ आ रहा है? अपने ही मेंबर्स की हेल्प करना. जैसे मैंने क्या किया कि भाई हमने 100 मेंबर्स या 50 मेंबर इकट्ठे हुए, कैपिटल कंट्रीब्यूट की, क्योंकि जब 50 मेंबर ऐसे नहीं ऐसे इकट्ठे हुए, हमने कैपिटल यानी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदे, कुछ पैसा उस सोसाइटी में हमने इन्वेस्ट करा. अब 50 मेंबर्स ने पैसा इन्वेस्ट करा तो वो उसके मेंबर बन गए. जो पैसा इकट्ठा हुआ हमने क्या कर दी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली. फ्लैट्स, एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, लैंड परचेज की, लैंड पर फ्लैट्स बनाए और हमने फ्लैट्स क्या कर दिए, मेंबर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए. अब वो फ्लैट्स हम खुद अपने लिए भी यूज कर सकते हैं. अगर अपने लिए यूज ना करके मैं उन फ्लैट्स को चाहूँ तो सेल भी कर सकती हूँ. लेकिन उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्रिएट करने के पीछे मेरा मोटिव था कि जो फैसिलिटीज मैं अपने ऑन बिहाफ पर अरेंज नहीं कर सकती क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से, अगर सभी मेंबर्स आपस में इकट्ठा होकर घर बना लेते हैं तो इकट्ठा काम होगा तो रॉ मटेरियल भी सस्ता आएगा. ठीक है, इजीली से हमारा वो वर्क भी परफॉर्म हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलता है. तो इसलिए मैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हूँ. ऐसे ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऐसे ही फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है. देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो कहता है व्हेन वी वांट टू मेक द कोऑपरेटिव सोसाइटी देन वी हैव नीड टू मिनिमम 10 मेंबर्स, बट देयर इज नो limit of maximum members, but in credit cooperative society the maximum members 100. I think clear हो रहा होगा. तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन. वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, वॉलेंट्री, बताऊंगी उसका मीनिंग क्या होता है. वॉलेंट्री एसोसिएशन विच इज क्रिएटेड बाय द मेंबर्स फॉर द म्यूचुअल हेल्प टू ईच अदर इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. जो मेंबर्स के द्वारा क्रिएट की जाती है अपनी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, बेटा उसी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और एक्ट ये फॉलो होता है. अब मैं इसकी फीचर्स, सर फीचर्स में वही वर्ड आ रखा है इसलिए मैंने उसको वहां एक्सप्लेन ना करके यहाँ कर देती हूँ. वॉलेंट्री एसोसिएशन,
और मैं बार बार डेफिनेशन में भी ये वर्ड यूज कर रही थी कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि when we want to join the association then we can join, when we want to resign from the association then we can resign from the association after giving a prior notice. There is no restrictions for the join and left of the cooperative organization, so we can say that there is a voluntary association. voluntary का मतलब होता है जब हमारा मन करा हमने ज्वाइन कर लिया, जब हमारा मन करा हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट हो गए, रिजाइन कर दिया। तो इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एक वॉलेंट्री एसोसिएशन कहते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है व्हेन वी वांट टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट सम मनी इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ज्वाइन। देयर इज नो लीगल फॉर्मेलिटी टू फुलफिल फॉर ज्वाइनिंग द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी वांट टू टेक द रिजाइन फ्रॉम द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देन आफ्टर गिविंग ए प्रायर नोटिस फ्रॉम द फॉर द रिमेनिंग मेंबर या टू द रिमेनिंग मेंबर्स, we take resign from the cooperative organization. We have no need to fulfill any legal formality for taking the resign from the cooperative organization. So we can say that there is a voluntary association होती है। ठीक है, यहाँ किसी टाइप की ज्वाइनिंग या मतलब लेफ्ट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यही इसके मीनिंग में वर्ड मैंने यूज किया था और ये इसकी फीचर थी, इसलिए फीचर में मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकेंड आता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एवरी मेंबर्स को इक्वल वोटिंग राइट्स होता है। कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करती है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, सब एक के लिए और एक सब के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। ठीक है, इस प्रिंसिपल को क्या करता है, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर फॉलो करती है वो डेमोक्रेटिक को। और कहते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सबको इक्वल राइट होता है। वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो करती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स इफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक मेंबर ने 1000 शेयर परचेज कर लिए उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के और किसी दूसरे मेंबर ने 10 शेयर परचेज किए, लेकिन दोनों मेंबर्स को वोट देने का एक ही राइट है, यानी एक मैन एक वोट। चाहे मैंने उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के 2000 शेयर परचेज कर रखे हैं तभी मुझे एक ही वोट देने का राइट है, और अगर मैंने उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का 1 शेयर परचेज किया है तो भी मुझे एक ही वोट देने का राइट है। तो वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, फॉलो होता है। इट मीन्स ऑल मेंबर्स हैव इक्वल राइट फॉर गिविंग द वोट इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सभी को इक्वल राइट है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बिहार पे किसी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फीचर है सर्विस मोटिव। बेटा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, फिर द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, देन व्हाई वी सेट अप द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट बेनिफिट्स वी शुड ऑब्टेन, या क्या बेनिफिट्स हमें इससे ऑब्टेन होते हैं, क्यों हम इसको सेटअप करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या मोटिव है। बेटा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के पीछे आपका एक ही मोटिव है, फॉर म्यूचुअल हेल्प ऑफ इट्स मेंबर्स या म्यूचुअल हेल्प ऑफ ईच अदर। कहता है इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए इसको सेटअप करते हैं। अगर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि अपने मेंबर्स की हेल्प करना होता है। ओके, फोर्थ आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सीखना। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना। आफ्टर रजिस्ट्रेशन या जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव ए लीगल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में। उसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मार्केट में क्रिएट हो जाता है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकती है, वो अपने नाम से कोई भी काम कर सकती है, क्योंकि उसका अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गया। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है इसके मेंबर से। इसके मेंबर्स और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं।
समझ आ रहा है? जैसे मैंने आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप में समझाया कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। भाई आइडेंटिटी नहीं होगी तो बिजनेस और ओनर दोनों सेम माने जाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसकी भी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, और सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है तो ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस और उसका ओनर या जो करता है वो दोनों सेम माने जाएंगे। फिर तीसरा मैंने पार्टनरशिप कराया। भाई पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस का भी अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है तब तक बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी मार्केट में क्रिएट नहीं होती है, और सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट ना होने की वजह से, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं क्रिएट होता, और एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो बेटा वो अपने नाम से प्रॉपर्टी या कोई कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं कर सकता। बट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। आफ्टर रजिस्टर्ड द कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकती है, अपने नाम से वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ये इसके मेंबर्स से सेपरेट होती है। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोथ विल बी द डिफरेंट, बोथ विल बी नॉट द सेम पर्सन। ओके, फोर्थ फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। अब कई बार क्वेश्चन माइंड में आता है, मैडम कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऊपर तो आपने बता दिया भाई इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो फिर यहाँ प्रॉफिट कैसे आ गया? सरप्लस कहाँ से आ गया? सरप्लस का मतलब तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। देखो, इसका प्राइमरी मोटिव तो इसके मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प करना होता है, लेकिन इसका सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, सेकेंडरी मोटिव सोशल वेलफेयर करना है। प्रोफेशन का प्राइमरी मोटिव अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना और सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। भाई वो बात अलग है कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है उन्होंने प्राइमरी प्रॉफिट बना लिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियर लिखा हुआ है प्रोफेशन में कि प्राइमरी मोटिव उनका क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ना होके अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, और सेकेंडरी प्रॉफिट होता है। सेम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव तो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, बट जो सेकेंडरी मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि आपने उस प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? कहते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स इसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। यानी अगर मैंने उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मान लो उसके 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसी ने 50,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट द प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स मेंबर्स। ठीक है, द प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, बट द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द डीलिंग ऑफ विद द ऑर्गेनाइजेशन या अकॉर्डिंग टू द डीलिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एक मेंबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या डीलिंग करता है? एक मेंबर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या डीलिंग करता है, उस डीलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैंने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट तो कर रखे हैं 1,000 रुपीज, या मैंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन मैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबसे ज्यादा करती हूँ, तो बेटा प्रॉफिट का शेयर मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ नंबर ऑफ डीलिंग कम करती हूँ तो मुझे प्रॉफिट का शेयर भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, ठीक है, मैंने मान लो उसमें इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 1,000 रुपीज ही कर रखे हैं, लेकिन मैं उस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं मैक्सिमम गुड्स परचेज करती हूँ और अपने रिलेटिव्स को परचेज करवाती हूँ और बहुत सारी डीलिंग करवाती हूँ उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अदर मेंबर्स के कंपैरिजन में उस सोसाइटी की डीलिंग मेरे नाम से सबसे ज्यादा होती है, तो बेटा प्रॉफिट का शेयर भी मुझे ही सबसे ज्यादा मिलेगा। तो प्रॉफिट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, बट द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द डीलिंग। डीलिंग के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ एनी मेंबर डू मोर डीलिंग, ठीक है, विद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट मेंबर इज आल्सो गेट मोर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आपकी डीलिंग कम होती है तो आपको प्रॉफिट का शेयर क्या मिलता है? कम मिलता है।
So these are the features of cooperative organization. Okay. नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मेरिट्स, कहता व्हाट बेनिफिट्स वी शुड ऑब्टेन या व्हाट बेनिफिट्स वी ऑब्टेन व्हेन वी सेट अप द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट मेरिट्स विल बी इजी टू फॉर्म. कहता इट इज वेरी इजी टू फॉर्म द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इट इज वेरी इजी टू फॉर्म द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज कहता व्हेन 10 या मोर देन 10 मेंबर्स ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं, देन एक सिंपल प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन कराने की. इस सिंपल प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है एंड वी स्टैब्लिश द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव नो नीड टू फुलफिल एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टैब्लिश द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोई लेंथी प्रोसेस भी हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जब 10 या 10 से ज्यादा मेंबर्स गेट टुगेदर हो जाते हैं, सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, देन वी स्टैब्लिश द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. So it is very easy to establish the cooperative business. ठीक है, तो इसलिए बेटा इसलिए कह रहे हैं इसको स्टैब्लिश करना इजी है क्योंकि कोई लेंथी और लॉन्ग लीगल प्रोसेस हम फुलफिल इसमें नहीं करते हैं. सेकेंड, लिमिटेड लायबिलिटी. यहाँ जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन कराते ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस मार्केट में क्रिएट हो जाता है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके मेंबर्स सेपरेट पर्सन्स बन जाते हैं. तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड हो जाती है. ठीक है, जहाँ मेंबर यानी उसका ओनर और बिजनेस दोनों सेम होते हैं वहां पर ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. लेकिन यहाँ पर बिजनेस और उसके मेंबर्स सेपरेट पर्सन्स होते हैं, सो इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. इट मीन्स द मेंबर्स इज आल्सो बियर द लॉस एट ए फिक्स अमाउंट. ठीक है, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी आर नॉट यूज टू फुलफिल द लॉस ऑफ द फर्म या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. यानी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लॉस को बियर करने के लिए यूज नहीं की जाती है. All members of the cooperative society have limited liability. It means all members bear the loss of the cooperative organization for a limited amount. ठीक है, जितना हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होता है उतने शेयर तक का ही मैं लॉस बियर करूंगी, उससे ज्यादा अमाउंट का मैं लॉस बियर नहीं करूंगी. सो ऑल मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैव लिमिटेड लायबिलिटी. लिमिटेड का मतलब समझ आ गया, एक लिमिट तक का लॉस बियर करना है, इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करूंगी. फिर कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम लिमिट का कितना? भाई जितना आपने शेयर ले रखा है उसका, जितना पैसा आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका शेयर है, उतनी अमाउंट का आप लॉस बियर करोगे. आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी इस लॉस को बियर करने के लिए. क्लियर? कॉन्टिन्यूटी या इसको परपेचुअलिटी भी बोल देते हैं. थर्ड जो आपकी मेरिट्स है कॉन्टिन्यूटी. कहता है इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी या डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स. Members may come, members may go, but there is no effect of the cooperative organization. The cooperative organization is also continuous run. कहता है किसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में किसी मेंबर की डेथ होने या उसके इंसॉल्वेंट होने का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी में रन रहता है क्योंकि इसके मेंबर्स आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूटी में चलती रहती है. ठीक है, सो इसमें कॉन्टिन्यूटी रहती है, यानी इसका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहता है. मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक सेटअप होता है. कहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है. डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन वन वोट. इट मीन्स एवरी मेंबर हैव द इक्वल राइट for giving the vote in cooperative organization. If any member have purchased the shares 1000, if any member have purchased the share 10 share 10 और एक ने 1000 शेयर परचेज कर रखे हैं, but both member have equal right for participate in the management, for taking the decision in the cooperative organization. ठीक है, so there is a democratic setup in cooperative organization. कहता कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है. किसी मेंबर सभी मेंबर्स को इक्वल राइट होता है. वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो होता है. ठीक है, अगर मान लो किसी ने 1000 शेयर परचेज किए, किसी ने 10 शेयर परचेज किए, लेकिन कहता है उन दोनों ही मेंबर्स को इक्वल राइट है वोट देने का.
दोनों मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोनों को डिसीजन लेने की पावर होती है। सो यह डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। उसके बाद आपकी मेरिट्स आती है ओपन मेंबरशिप। कहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ओपन मेंबरशिप होती है, यानी वॉलंटरी एसोसिएशन। Any member who want to join the cooperative organization, then that member join. There is no restrictions for joining the cooperative organization. If any member who want to take the resign from the cooperative organization, then after giving a prior notice, ठीक है, that person take the resign. So there is a open membership in cooperative organization. There is no restrictions of its members for joining and resign from its organization. कहता है जब मन करता है आप ज्वाइन कर सकते हो, जब आपका मन करता है आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मेंबर्स के ज्वाइन करने या रिजाइन करने पर किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद कहता है 6 मेरिट्स आते, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इकोनॉमिकल काम होता है, बहुत सस्ते, मतलब बहुत कॉस्टली वर्क नहीं होता। इकोनॉमिकल का मतलब सस्ते तरीके से ही काम होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, अपने मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प करना होता है। तो ये अपनी गुड्स को सेल करने के लिए किसी टाइप की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करती, इसलिए इसकी गुड्स की कॉस्ट भी हाई नहीं होती है। दूसरी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज करती है एंड अपने मेंबर्स को क्या करती है, सेल करती है। तो मिडल मैन का प्रॉफिट भी ऐड नहीं होता है, इसलिए उसकी गुड्स की प्राइस क्या रहती है, कम रहती है। साथ ही इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए ये बहुत मोर प्रॉफिट भी कॉस्ट में ऐड नहीं करती है। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी इकोनॉमिकल का मतलब बहुत सस्ता ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसके प्रोडक्ट्स नहीं होते। एक तो ऐड नहीं करती है तो भाई ऐड का खर्चा ऐड नहीं होता, दूसरा डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेज करती है तो मिडल मैन का प्रॉफिट ऐड नहीं होता, ठीक है। तीसरा, इसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर अपने मेंबर्स की हेल्प करना होता है, इसलिए बहुत हाई प्रॉफिट भी ये कॉस्ट में ऐड नहीं करती है। सो इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है। स्टेट पैटर्नेज का मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट से भी इसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। कहता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना है, अपने मेंबर्स का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है वहाँ गवर्नमेंट हमें वेरियस टाइप की कंसेशन, टैक्स में रिबेट, ठीक है, और अदर टाइप की भी क्या देती है, हेल्प देती है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट हमें। तो कहता है और इस टाइप की लैंड कंसेशन रेट पे अवेलेबल करा देती है, टैक्स में रिबेट दे देती है, अदर टाइप की सब्सिडी देती है, और इजी मतलब कि लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन की फैसिलिटी हमें अवेलेबल करा देती है। तो वेरियस टाइप्स के बेनिफिट्स भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से रिसीव हो जाते हैं। स्टेट पैटर्नेज का मतलब गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल जाते हैं। इसको क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसका मोटिव सोशल वेलफेयर है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक उसकी हेल्प करती है। किस किस में, लैंड कंसेशन रेट पे दे देती है, टैक्स में भी रिबेट देती है, बहुत सारी टाइप की सब्सिडी भी देती है, और लोन लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अवेलेबल करवाने में भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। लास्ट मेरिट, सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं उसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर करना होता है, ठीक है, अपने मेंबर्स की हेल्प करना इसका मोटिव है। इसलिए कहता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे प्रमोट सेल्फ हेल्प मोरल वैल्यू अमंग द मेंबर्स। कहता है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर्स में सेल्फ हेल्प एंड मोरल वैल्यूज क्रिएट करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने मेंबर्स में एक फीलिंग क्रिएट करती है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे की टाइमली हेल्प करनी चाहिए। तो कहते हैं ये मोरल वैल्यूज अपने मेंबर्स में क्या करती है, क्रिएट करती है। इसलिए बुक में भी एक लाइन लिखी हुई है कि दीज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती है कि हमारी इकोनॉमी की वेल्थ कुछ लोगों के हैंड्स में कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसलिए सोशल यूटिलिटी की, सोशल हेल्प की, म्यूचुअल हेल्प की फीलिंग्स अपने मेंबर्स में क्या करती है, क्रिएट करती है। तो ये सोशल वेलफेयर का काम भी करती है, इसलिए सोशल यूटिलिटी। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन।
आई होप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स को मेरे मैसेज पे या मेरे से कोई भी डाउट, आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ वो डाउट ज़रूर शेयर करें मेरे पास, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों का यूनिट टेस्ट होगा 10 मई का, मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगी आपको पूरी डिटेल। क्या सिलेबस आएगा, फर्स्ट चैप्टर आएगा, प्रॉपर मार्क्स अलॉट होंगे, प्रॉपर लिस्ट बनेगी, हर प्रॉपर एक टाइम दिया जाएगा, इस टाइम आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, इस टाइम आपको पेपर सबमिट कराना है, प्रॉपर डिटेल्स आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो हर बच्चा अपने आप को फर्स्ट चैप्टर के लिए बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और यूनिट टेस्ट का पूरा रिकॉर्ड स्कूल में भी जाता है, तो प्रॉपर जैसे स्कूल में होता था बिल्कुल इसी हिसाब से चेकिंग वेकिंग होगी। तो बेटा आप लोगों का मैं शेड्यूल आज सेंड कर दूंगी कि किस किस डेट को कौन कौन सा पेपर है। हर स्टूडेंट अपने आप को क्या करे, प्रिपेयर करे उसके हिसाब से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।